नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार पटियाला द्वारा 1 महीने का एक ऑनलाइन कला महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें सभी विधाओं का समावेश है और दिन में 2 से 3 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक इसका प्रतिदिन आप कार्यक्रम देख सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम रविवार के दिन साहित्य विधा की जो जीवन शैली है, साहित्यकार कैसे होते हैं, संगीतकार कैसे होते हैं, नृत्यांगना कैसे होती हैं, नृत्यकार कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमने जो विषय रखा है इस सेमिनार का या इस कला महोत्सव का, वो है मध्ययुगीन संत कवियों की भारत में क्या उनका महत्व रहा और आज उनका इतिहास अगर हम देखते हैं तो कैसे हम उनको समझ पाते हैं। तो 31 दिन का 31 जो हमारे शोधार्थी हैं, विद्वज्जन हैं, उनका एक कार्यक्रम होगा हमारा रोज़ शाम को 6:30 से 6 से 6:30 बजे तक। तो उसमें आप सभी आमंत्रित भी हैं। 1 हफ्ता निकल चुका है। तो जिन्होंने शुभारंभ किया था, आज वो डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी हमारे साथ हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का रूबरू एक जीवन यात्रा कलाकार के रूप में, साहित्यकारा के रूप में आज हम उनसे के साथ बातचीत करेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे कि एक स्त्री जो है वो विवाहित होते हुए भी परिवार के साथ जुड़े रहकर भी किस प्रकार अपनी प्रतिभा को दुनिया के समक्ष लाती है, आप लोगों के समक्ष लाती है। आज आपका बहुत बहुत हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत। और आपने अपना जो समय हमारे लिए दिया है, आज हम इसका पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। आप आज बहुत बड़े नाम के साथ चंडीगढ़ में हस्ताक्षर है साहित्य का। क्या आपका जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ जहाँ साहित्यकार थे और आपका जन्म कहाँ हुआ है और वो प्रांत कौन सा है जिसने इतनी अच्छी एक कवियत्री हमारे सामने, साहित्यकार हमारे सामने दी हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, मैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का दिल से आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके समक्ष आपसे रूबरू हो रही हूँ और मेरा भी सौभाग्य है। जैसा कि सर आपने क्वेश्चन किया कि मैं किस परिवार से हूँ, मेरे साहित्यिक जीवन पर क्या कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ा है, तो सर बेसिकली देखा जाए तो मैं पूरी तरह से एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और खेतीबाड़ी वाले परिवार से हूँ और पिता मेरे आर्मी में हैं, आर्मी में थे। तो मुझे कभी गांव के कल्चर को भी समझने का पूरा मौका मिला और साथ में जब पापा के साथ हम लोग आर्मी में जब जाते थे पापा, तो हमें क्वार्टर मिला हुआ था, तो कभी 6 महीने वहाँ रह लिए, कभी 6 महीने गांव रह लिए। तो एक शहर का जो वातावरण है और जो गांव का वातावरण है, दोनों को हमने समांतर रूप से देखा, समझा जी। तो दोनों तरह का माहौल मिला, परवरिश मिली जी। और एक गांव की संस्कृति को भी समझा और शहर के आधुनिकरण को भी समझा। और मेरे साहित्यिक जीवन पर हमारी जो है परिवार में तो कोई भी साहित्यकार नहीं था। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता फौज में थे, तो फौज वालों का जीवन तो सदा देश के लिए होता है और कहीं भी एक जगह वो लोग रुक नहीं पाते हैं। तो आप किन किन शहरों में आप गईं और हैरानी ये होती है कि कहाँ बंदूक की गोली और कहाँ साहित्य की गोली, ये इन दोनों में इतना फर्क होते हुए भी आपका रुझान बचपन से ही रहा होगा, उसके क्या कारण रहे? सर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गांव और शहर दोनों का परिवेश मिला, तो जब गांव से शहर को आते थे तो गांव की संवेदनाएं साथ आती थी और जब शहर से गांव में जाते थे तो शहर में अड़ोसी पड़ोसी मित्र, स्कूल के टीचर्स, उनसे जब बिछड़ते थे तो वही संवेदनाएं जागृत होती थी। तो क्या होता था कि उनमें भाव जो है ना
उभर कर आने लगे। जी। एहसास की जो है कलम जो है एहसास को उकेरने लगी कागज़ पर। शायद साहित्य के जो बीज हैं प्रस्फुटित हो गए शायद। तो ये पहली कविता जी। आपने कब लिखी और उसके लिए प्रेरणा कैसे मिली? पहली कविताएं कुछ न कुछ तो मैं अपनी डायरी में कॉपी के पीछे पेज पे लिखती रहती थी, स्कूल का, गांव के कल्चर का। तो लेकिन जब पहली बार स्कूल में बाल सभाएं होती थी जी। तो हमें कहा जाता कि जो जो कविताएं कहना चाहते हैं बच्चे अपना नाम भेज दें, लिख दें या सुनाएं। शनिवार के दिन होती थी बाल सभाएं जी। तो उसमें अपना नाम लिखवा देते थे और छोटी मोटी छुटपुट कविताएं से शुरुआत हो गई। मेरी टीचर, मेरी सहेली या मेरा स्कूल इन्वायरमेंट के ऊपर भी 8-10 लाइनों की कविताओं की शुरुआत होती थी। फिर इस तरह से एक प्रोत्साहन मिला, तालियां बजती थी और फिर स्कूल से कॉलेज, फिर मैगजीन्स, फिर न्यूज़पेपर, सिलसिला इस तरह से बढ़ता गया। आपको याद है कि पहली कविता आपने कौन सी लिखी होगी? सर नहीं, वो तो याद नहीं नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए। उसके बाद आपके माता पिता को क्या साहित्य का की ओर रुझान था, या माता को या दादी को? सर साहित्य का मेरे जो पापा थे वो जो भी मैं कुछ लिखती थी उसको दैनिक भास्कर में भेजते थे जी। और जब वो अखबार में छपता था तो घर में दिखाते थे कि देखो मेरी बेटी की कविता छपी है। घर में कोई भी आता सबको दिखाते थे और मतलब उनको जितना उत्साह था छपने का, जितना मुझे लिखने का नहीं था, उनको मेरी कविताओं के छपने का था। तो मुझे जो प्रोत्साहन मिला, पापा उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मुझे लगता था कि और वो ही मुझे मेरी कमर को थपथपाते थे जी। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा भी मिली और जो है वहीं से शुरुआत हुई कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। जी। तो जब लड़की बड़ी होती है, कन्या बड़ी होती है, उसका विवाह होता है जी। तो आपकी, और उससे पहले पढ़ाई लिखाई होती है जी। तो आपका जो शिक्षा वाला दौर था वो कहाँ पे आपने पूरा किया? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? उसके बाद आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, वो कहाँ हुई? सर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक आर्मी मैन की बेटी थी, तो कभी 3 साल आगरा में, फिर बुद्ध गया बिहार में, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र जहाँ हिसार में, फिर 3 साल, फिर 8वीं में जब हुई तो जम्मू में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जम्मू से करी। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मोस्टली यूँ कह सकते हैं मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ। भारत के विभिन्न प्रांतों में मेरी जो है 12वीं तक की शिक्षा हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की है। तो कहाँ रह के की? यूनिवर्सिटी में ही की थी, कुरुक्षेत्र में? नहीं सर, पानीपत में पापा रिटायर हो गए थे, जी, पानीपत आ गए थे। तो पानीपत तो युद्ध के लिए बड़ा हाँ जी, मशहूर है, तो वहाँ कवित्री। सर लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता लगा है, कुछ व्यक्तिगत बातें भी पता लग जाती हैं कभी कभी, कि जिनसे आपका विवाह हुआ है जी, वो कहीं ना कहीं आपके साथ पढ़ा भी करते थे। सर ये तो मैं ये कहूँगी ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा सब कहते हैं कि शायद हमारी जो है प्रेम विवाह हुआ होगा, शायद तालमेल इस तरह का बना, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे शादी के बाद पता चला कि वो भी लिखते हैं। ओह अच्छा। हाँ, इसके पीछे भी ये रहा कि 9th 10th में थी मैं, तो मेरे जो 4 चाचा हैं वो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको पता चला कि बीएसएफ में एक लड़का है, सब इंस्पेक्टर है और शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं उसके घर वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में खुद लड़की है तो हम रिश्ता जी की बात करते हैं। उन्होंने पापा से बात की तो उन्होंने कहा अभी तो 9th में हुई है, हम नहीं करेंगे। 9th से सर उनका रिश्ता आ रहा था और पापा टालते रहे। ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में थी तो शादी हो गई। जी जी। तो शादी कहाँ हुई आपकी? सर शादी दिल्ली नरेला में। अच्छा, दिल्ली में हुई। हाँ जी। तो दिल्ली भी रही हैं आप काफी? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये जो आप कविता की ओर आपका रुझान तो पहले से ही था जैसा कि आपने बताया, लेकिन जो प्रथम पंक्ति लिखी कविता के रूप में, हाँ जी सर, वो विवाह के बाद लिखी आपने या उससे पहले भी लिखना शुरू कर दिया था? नहीं सर, लिखना तो मैंने कॉलेज मैगजीन में भी मैं छपी हूँ, कविताएं मेरी छपती रही हैं। बल्कि विवाह के बाद लिखना
बंद हो गया था कुछ समय के लिए। अच्छा। हाँ, उसका कारण ये था कि अभी एक दूसरे को समझा नहीं था, एक दूसरे को, नए घर में थी। लेकिन जब मैंने सुशील जी ऑफिस गए तो मैंने उनके सामने वो डायरी रखी, देखा तो उसमें कुछ कविताएं लिखी हुई थी। फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैंने भी लिखी हुई है। तो जब मैं घर गई तो मैं भी अपनी डायरी उठा लाई जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और गज़लों की कैसेट्स वगैरह जो मेरे शौक़ थे, गज़लों का सुनने का शौक़ था, उनकी भी वही पसंद थी जी। तो थोड़ा ये एहसास हुआ मन को कि शुक्र है कि हमारे जो है हमारी पसंद एक है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को पहचानते ना हो और बाद में ऐसा हो जाए कि सबकी एक दूसरे की जो भी बातें हैं वो पसंद आए और दोनों ही कवि और कवियत्री हो, तो ये बहुत बड़ा इत्तेफाक होता है। जी सर। और ये संयोग था। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। जी सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब पति भी उसी फील्ड के होते हैं और पत्नी भी उसी फील्ड की होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जीवन में कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कभी ऐसा हुआ हो? सर सच कहूँ तो मैं एक ऐसे परिवार से थी, एक फौजी परिवार से थी जिसमें एडजस्ट करना, खुद को समर्पित रखना, अपने दूसरों का ध्यान रखने वाले हमें संस्कार मिले। तो शायद स्वभाव भी ऐसा था कि मतलब कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। और जिस घर में आई सास ने, जेठानी ने, और मतलब मुझे बच्चे की तरह रखा, मुझे बड़ा होने ही नहीं दिया, सच कहूँ तो जी। और मैं आज भी मतलब शादी के 25 साल के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है घर में। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब कभी मेरे से वाद विवाद कुछ इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा, आप एक महिला कवियत्री हैं जी। तो जो आप कविताएं लिखती हैं उनका विषय महिला से प्रेरित होता है या कहीं पुरुषों के लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? सर इसका तो मेरी कविताएं किसी दायरे में तो कभी कैद नहीं हुई जी। जिस तरह की अभिव्यक्ति दिमाग में जो विचार आता है वो किसी फ्रेम में होके नहीं आता। जी। समाज की कोई भी कुरीति हो, कोई भी समस्या हो, या कोई अपनी पीड़ा हो या दूसरे की पीड़ा हो, तो चित्रित हो जाती है कागज़ पर। और इसमें महिला पुरुष का या नारी विमर्श का या दलित विमर्श का या किसी मतलब इस तरह की कोई संभावना नहीं है मेरे साहित्य में कि मैं किसी चौखटे में ही कोई कविता स्केच करूं। कोई कविता छोटी सी याद है आपको? सर कविताएं तो हैं, याद हैं बिल्कुल। और छोटी सी की बात है तो मैं एक क्षणिका सुना देती हूँ। जी जी जी। अपनी बेटी को देखकर लिखी थी, वो छोटी सी थी और वो तस्वीर जो है उसकी आज भी देखती हूँ तो वही चेहरा है, बस बड़े हो गए हैं बच्चे जी। कि जीवन के पड़ाव में यूं तो बदल गया सब कुछ। वाह। जीवन के पड़ाव में यूं तो बदल गया सब कुछ, पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, पर तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी हंसी में वही है आकर्षण ज्यों का त्यों। वाह। परंतु तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी हंसी में वही आकर्षण है ज्यों का त्यों पहले सा, जो खींच लेता है मुझ लोहे को चुंबक सा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो खींच लेता है मुझ लोहे को चुंबक सा। जी जी जी, बहुत सुंदर। और एक और है सर छोटी सी कि वो बेटी ने हाथ पे कलम से ना चांद बनाते हैं बच्चे, जी, जोली बोलते हैं उसको। जी जी। तो एक हुई थी छोटी सी क्षणिका कि कलम से बनाकर मेरी हथेली पर चांद, कलम से बनाकर मेरी हथेली पर चांद, बेटी ने उतार दिया मेरे आंगन में सारा ब्रह्मांड। क्या बात है, बेटी ने उतार दिया मेरे आंगन में सारा ब्रह्मांड। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। और सर कभी कभी बच्चे ऐसी बात पूछ लेते हैं कि जिनका सवाल देना बहुत मुश्किल होता है, जिसका जवाब देना बहुत, हाँ जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। एक बार घूम रहे थे रात को खाना खा के, तो बेटी ने कहा कि माँ, ये बेटी थी 4 साल की, उसने पूछा कि माँ ये चांद मेरे पीछे पीछे क्यों चलता है मम्मा? मैं चलूँ तो ये भी चलता है, मैं रुकूँ तो ये भी रुकता है, ऐसा क्यों होता है मम्मा? अब छोटे से बच्चे का सवाल का जवाब देना बहुत दिमाग लगता है कि क्या कहा जाए जिससे बच्चे को भी प्रेरणा मिले। जी।
तो फिर मैंने उसको बातों बातों में कहा कि फिर कविता हुई उसी रात मेरी कि कल बेटी ने पूछा, माँ मैं चलूँ तो चलता है, मैं रुकूँ तो रुकता है ये भी, मैं चलूँ तो चलता है चांद, मैं रुकूँ तो रुकता है ये भी, ऐसा क्यों है माँ? तब माँ ने समझाया बेटी को कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया। क्या बात है, कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया, तू जो चलेगी तो चलेगा सब कुछ, तू जो रुकी तो रुक जाएगा सब कुछ। क्या बात, क्या बात। और माँ ने बेटी को समझाया ये भी कि तू है एक अदृश्य शक्ति, कि तू है एक अदृश्य शक्ति, बिना तेरे कुछ नहीं हो सकता संसार में, इसीलिए तो चांद का चलना तेरे साथ साथ प्रतीक है इस बात का कि तेरे चलने से ही चलती है ये सारी सृष्टि तेरे साथ साथ। क्या बात है। तो ये मैंने उसको जवाब दिया। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। आज भी वो इस कविता को पढ़ के कहती, मम्मा ये सवाल मैंने पूछा था। मैंने कहा हाँ, ये मैंने आपका जवाब दिया था। जी। बच्चे कभी कभी ऐसी बात कहे जाते हैं जो अपेक्षित नहीं होती हैं। हाँ जी सर। और वो आपको वास्तव में इस दुविधा में डाल देती हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन आपका बहुत अच्छा उत्तर था, बहुत अच्छा उत्तर था। और ये उत्तर सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, ये जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है। आज तक कितनी कविताएं अंदाज़न और कितनी गज़ल भी लिखते हैं आप क्या? जी सर, मैंने शुरुआत कविताओं से की, उसके बाद मैंने कुछ गज़लें भी लिखी, लेकिन गज़ल विधा इतनी आसान विधा नहीं है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा में सीखा जाता है। तो मैं सुशील हसरत नरेलवी जी सौभाग्य से मेरे पति हैं और वो गज़ल विधा में काफ़ी अच्छा कहते हैं और मैं उनसे ही गज़ल की बारीकियां सीख रही हूँ। बाकी इसके अलावा कहानियों की किताब आ चुकी है। आपकी पहली जो पुस्तक है, पहला कोश जी, उसका नाम आप बताएं और उसमें कितनी कविताएं आपने लिखी हैं और क्या कुछ गज़ल भी आपने अलग से लिखी हैं या सिर्फ 2, 4, 6, 8 गज़लें अभी लिखी हैं? जी, ये आप इसके बारे में हमें थोड़ी सी जी इसके बारे में बताएं। सर, मेरा पहला काव्य संग्रह 2008 में आया था हरियाणा साहित्य अकेदमी से सौजन्य से, और इसमें तकरीबन इसमें 70-80 कविताएं हैं। और जहाँ तक गज़ल की बात है, गज़ल विधा में सर किताब तो नहीं आई मेरी, लेकिन 20-25 गज़लें मैं लिखी हुई हैं मैंने, और जल्द ही आपके समक्ष एक गज़ल संग्रह ज़रूर लेकर उपस्थित होंगे। क्या बात है। कोई गज़ल आपको अगर ध्यान में हो, 1-2 शेर उसके तो जी सुनाएं। जी सर, गज़ल का मतला अर्ज है, वो मेरी रूह में बसता है, वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है, मैं उसकी हो तो जाऊं पर मेरे आगे ज़माना है। क्या बात है सर। एक बहुत नाजुक शेर है कि ये माना है ज़मी तेरी, मकां तेरा, शजर तेरा, ये माना है ज़मी तेरी, मकां तेरा, शजर तेरा, परिंदे को मगर फिर भी घरौंदा तो बनाना है। जी सर। परिंदे को मगर फिर भी घरौंदा तो बनाना है। जी सर। जी जी जी। आगे। और एक और बहुत ही ऐसा शेर है नज़ाकत, जिसमें महिलाओं की संवेदना उभर कर आती है कि रही होगी तेरी ख्वाहिश, बुलंदी पे बने रहना। क्या बात है, वाह। रही होगी तेरी ख्वाहिश, बुलंदी पे बने रहना, मुझे तो ईंट पत्थर के मकां को घर बनाना है। वाह 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 वाह। वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मन करता है कि सुनते ही रहें। जी सर, शुक्रिया। अब अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जब पति पत्नी दोनों ही शायर हैं, दोनों ही कवि हैं, कवियत्री हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के भी लिखते हैं कभी? कई बार ऐसा होता है कि जुगलबंदी होती है जी, कि वो एक मतलब जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं जी, तो हम लोग एक अलग गेम ये होता है कि वो एक शेर उसी वक्त सोचते हैं
और जहाँ पे वो शेर खत्म होता है मुझे तुरंत वहीं से शेर बनाना है, उसी वक्त तैयार करना है। मतलब वो उसमें फिर हम जो अच्छे काफ़ी अच्छे शेर भी हो जाते हैं। जी, तो कुछ ऐसा अगर याद पड़ता हो? सर वो तो डायरी में लिखे हुए डायरी हैं। में। हाँ ठीक है। कोई ऐसी नज्म, ऐसी कविता जो आपको अपने पति की बहुत अच्छी लगती हो? जी सर, उनकी तो सर गज़ल संग्रह आ चुका है जी। और उनकी तो एक सारी ही गज़लें मुझे बहुत पसंद है। और एक हैरानी की बात ये है कि वो जब गज़ल अपनी लिखते हैं और वो कई बार अपनी गज़ल का अगला शेर उनको याद नहीं होता, लेकिन उनकी पूरी गज़लों के शेर मुझे याद हैं। जी जी, तो कोई ऐसी अगर गज़ल? हाँ जी, उनका बहुत सारे, एक उनका से पूरा नाम है सुशील हसरत नरेलवी जी। जी जी जी, सुशील हसरत नरेलवी जी। जी। बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। क्या बात, वाह। मेरी बहुत खास पसंदीदा गज़ल है जी, उनकी जी। कि बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं जिंदगी को फिर से सजाने में लगा क्या बात, हूँ। वाह वाह वाह। मैं बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं जिंदगी को फिर से सजाने में लगा हूँ। अच्छा, ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई नज्म या ऐसी कोई गज़ल जो आपके पतिदेव को बहुत अच्छी लगती हो, आपकी लिखी हुई? जी, वैसे तो मुझे प्रोत्साहित करते ही रहते हैं, पता नहीं झूठा करते हैं कि सच्चा करते ये हैं। सच्चा ही करते हैं। जी, कभी हृदय झूठ बाकी नहीं बोलता। उनको एक कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, हो गई ताज़ा तेरी यादें पुरानी। क्या बात। हो गई ताज़ा तेरी यादें पुरानी, और छूती है हवा दामन तब तो लगे है, छूती है हवा दामन तब तो लगे है, फिर से चढ़ आई मोहब्बत पे जवानी। क्या बात है, वाह और वाह। एक खास इसका शेर ये है कि मैं करूं कैसे ठिठोली अब पिया से, हाँ, मैं करूं कैसे ठिठोली अब पिया से, हो चली है अपनी ही बिटिया सयानी, कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, हो गई ताज़ा तेरी यादें पुरानी। ये मैंने आपकी कविता सुनी है। जी सर, और बहुत अच्छी कविता है। थैंक यू। कुछ समाज के जो कुरीतियां हैं या समाज के जो परेशानियां हैं, उसके ऊपर अगर कुछ आपको याद हो जो आपने लिखा हो, तो वो ज़रूर आप हमें सुनाइए। सर खुली कविताएं हैं और पूरे अभी लेटेस्ट किताब आई थी नब्ज़ पे रखी उंगलियां, जी। वो सारी ही कविताएं जो हैं सामाजिक स्तर पर, मतलब सामाजिक सराबोर से हैं, सामाजिक विषमताओं पे है। हाँ जी। सारा ही उसमें सामाजिक सराबोर है, तो उसमें विषय भी वही समाज से उठाए गए हैं। तो इस वक्त तो मैं नहीं याद है। आपने तो हर विषय पर लिखा है। कोई ऐसी कविता जो सामाजिक विषमताओं के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर आपने लिखी हो, यदि उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें सुनाएं तो दर्शक भी उससे बहुत बहुत खुश होंगे और आपके रूबरू के साथ साथ आपका कविता पाठ भी हो जाएगा। ठीक है सर। जी जी। ये किताब कौन सी है, इसका जरा मुख पृष्ठ आप हमें दिखा सर दीजिए। ये किताब है बादलों से झांकता चांद जी। और ये 2008 में आई थी और मेरा पहला काव्य संग्रह है। जी। कविता का शीर्षक है मध्य वर्ग की विडंबना। जी। मध्य वर्ग की विडंबना भी अद्भुत निराली, जी। पेट की आते सिकुड़ी हैं फिर भी मुंह पे लाली। वाह। पेट की आते सिकुड़ी हैं पर फिर भी मुंह पर लाली, प्रतियोगिता के इस युग ने मध्य वर्ग की जान निकाली, पतलून कमीज टाई हो चुस्त फिर चाहे जेब हो खाली। क्या बात। मध्य वर्ग की विडंबना भी अजीब निराली। जी। अच्छा सबसे दिखने की इस वर्ग ने ठानी, नहीं किसी और की ये सब तेरी मेरी कहानी। वाह। ठाठ बाट बंगले के नौकर चाकर कार चाहिए, ठाठ बाट बंगले के नौकर चाकर कार चाहिए, बिन मेहनत के पैसा आए ऐसा कोई व्यापार चाहिए। बिन मेहनत के पैसा आए ऐसा कोई व्यापार चाहिए, जिंदगी मध्य वर्ग की ऋण के बोझ की मारी है। वाह। जिंदगी मध्य वर्ग की ऋण के बोझ की मारी है, ऊपर से और कर्ज लेने की तैयारी है। क्या बात है। ऊपर लोन व्यवस्था ने। यस सर ऊपर से और कर्ज लेने की तैयारी है। नहीं पता इन्हें स्वाभिमान कब कहाँ छूट गया, नहीं पता इन्हें स्वाभिमान कब कहाँ छूट गया,
सपना अमीरी का, कब और कैसे इनका सब कुछ चैन सुख लूट गया। पग पग पर जीवन मूल्यों को ताक पर रखते हैं जी, पैसा आए कैसे भी आए इसी में विश्वास करते हैं। क्या बात है। मध्यवर्गीय माता पिता की मजबूरी भी कुछ न्यारी, मध्यवर्गीय माता पिता की मजबूरी भी कुछ न्यारी है, बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की करते तैयारी है। क्या बात है। शिक्षा पर उनकी ताउम्र की उन्होंने पूंजी खर्च कर डाली, जी, परिणाम ये कि पिता की जान बच्चों की बेरोजगारी ने निकाली। वाह वाह। परिणाम ये कि पिता की जान बच्चों की बेरोजगारी ने निकाली। बड़ा ही निराला एक चलन चला है, विदेश में पैसा कमाने का मध्य वर्ग को भी जुनून चढ़ा है। वाह। बड़ा ही निराला एक चलन चला है, विदेश में पैसा कमाने का मध्य वर्ग को भी जुनून चढ़ा है। माँ और माटी को छोड़ विदेश में रहने की मची है होड़। इसमें सभी विषयों को छूने की जी कोशिश जी की जी है। जी, बिल्कुल। माँ और माटी को छोड़ विदेश में रहने की मची है होड़, देखने को तरसे यहाँ बेचारे बेचारी आंखें, देखने को तरसे यहाँ बेसहारा आंखें, कृत घन की देखो दौड़। क्या बात है। कृत घन की देखो दौड़, और समय ने उस पर क्या खूब शिकंजा कसा है, समय ने उस पर क्या खूब शिकंजा कसा है, ढुलमुल ढुलमुल डोले नैया बीच भंवर में जा फंसा है। वाह 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 वाह। ढुलमुल ढुलमुल डोले नैया बीच भंवर में जा फंसा है। जी जी और आज के आदमी पर पैसे ने क्या खूब रंग चढ़ाया है, जी। छीनी सुख शांति मन की भंवर में इसको जा फंसाया है। वाह 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 वाह। मध्य वर्ग की विडंबना भी अद्भुत निराली है, पेट की आंतें सिकुड़ी हैं पर फिर भी मुंह पर लाली है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने जीवन के यथार्थ, जीवन के हर पक्ष को इसमें ले लिया है। और ये वास्तविकता है कि सबसे ज्यादा जो पिसता है वो मध्यम वर्ग है। जी सर। हमें ये पता चला है कि आपका रुझान फिल्म्स की ओर भी है। जी सर। और आपने फिल्म्स की स्टोरी भी लिखी है। जी सर। और फिल्मों में काम भी जी किया है। तो इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर हमें बताएंगी तो अच्छा लगेगा। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृहस्थी में रहते हुए, अपने बच्चों को बड़ा करते हुए आप कैसे ये सब काम कर पाई। जी सर। जी जरूर सर। कविताओं से शुरुआत हुई, कुछ गज़लें लिखी, फिर कहानी संग्रह आया। तो कहानियाँ लिखते लिखते जिस तरह से मैं अपने पात्रों को चित्रित करती थी कागज़ पर, तो शायद एक लेखक आधा अभिनय तो खुद ही कर लेता है। जी। और एक इश्तिहार देखा सुशील जी ने 2009 में कि चंद्रावल 2 के लिए ऑडिशन हो रहे हैं इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में। तो उन्होंने कहा कि तुम भी ऑडिशन देकर आ जाओ। तो मैंने कहा मैंने तो कभी अभिनय नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि दिन भर तो करती हो, बस वो सबके सामने करना है, घर में अकेले में करते हो, यही अभिनय होता है। सही बात है, बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत क्या है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने प्रेरित किया और मैं इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में मतलब अपना फॉर्म भरने चली गई कि भाई मुझे भी ऑडिशन के लिए अपने। तो मेरा 725 नंबर आया शाम तक। जब ऑडिशन काफ़ी मतलब यूपी से दिल्ली से बच्चे आए। चंद्रावल 2 एक हिट फिल्म थी, उसका सेकंड पार्ट बन रहा था। जी जी। तो वहाँ पर ऑडिशन देकर आ गई। एक डर था, हार्ट बीट बहुत तेज थी कि भाई होगा या नहीं होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा। जी। लेकिन सुशील जी ने कहा था कि तू कर लेगी, चिंता मत कर, तू बेफिक्र हो, बस करा, तू कर लेगी। तो मैं आ गई और मैंने कहा पता नहीं मैं तो कैसा करके आ गई। ऐसे स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखी थी कि भाई इमोशनल थी। वो भी फौजी का सीन था छोटा सा कि एक विधवा औरत है, उसका मतलब उसका पति शहीद हो गया और वो मेंटल हो गई है और वो अपनी सास को छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी सास जब भी उसको बुलाती है वो सैल्यूट मारती है। उसका भाई लेने आता है वो नहीं जाती, माँ लेने आती नहीं जाती, वो उस चौखट को नहीं छोड़ती क्योंकि जाने से पहले उसका पति उसको बोल के गया था कि माँ का ध्यान रखना। तो वो मेंटल हो गई है क्योंकि शादी के बाद वेडिंग नाइट में पति ने उसको सैल्यूट मारी थी। तो विधवा होने के बाद भी वो सैल्यूट मारती रहती है, अपनी सास को छोड़कर नहीं जाती। तो छोटी सी स्क्रिप्ट थी 1 पेज की, मैंने उसको एक्ट किया था जी। और वो शायद उनको उनके एंगल से अच्छी लगी। तो 10 दिन के बाद उषा शर्मा मैडम का फ़ोन आया, कहते उर्मिल तुम्हारा 14 इनके कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है, तुम हीरो की माँ हो। तो सर फिर मैंने कहा ये हो कैसे गया समझ। उसके बाद सर एक्टिंग
करी और सबने तालियां बजाई, सीन अच्छा हुआ तो लगा कि अरे सब ठीक हो रहा है। तो मुझे लगता है मुझे शुरुआत मेरी चंद्रावल 2 से हुई थी और उषा शर्मा मैडम ही प्रोड्यूसर थी फिल्म की, और उन्होंने भी कहा कि भाई तुम बिल्कुल जच रही हो हर तरह से, तो प्रोत्साहन घर से भी मिला, बाहर से भी मिला, तो एक शुरुआत हो गई फिल्म की। इस फिल्म का कोई ऐसा संवाद जी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, अगर उसको आप एक्ट कर पाए? सर इस वक्त मैं गज़ल गाऊं या कविता पढ़ूं या सभी विधाओं में या एक्टिंग करूं? जी एक्टिंग करूं, बड़ा पेचीदा सा जी। सवाल है, लेकिन आपकी तो आज्ञा का पालन होगा। तो मुझे चंद्रावल फिल्म का एक सीन बहुत अच्छा लगता है, उसके डायलॉग्स। वो चंद्रावल सूरज से कहती है कि सूरज, मैं गाडे वाले की छोरी, तू जाट का छोरा से, थारा मारा मिलन को नहीं हो सके सूरज, गाडे वाली का भाग तो सूरज गाडे का ही बंद रहा से, मने भूल जा सूरज, भूल जा। बहुत सुंदर। जी तो उसके बाद भी किसी फिल्म में आपने काम किया है या? सर की उसके बाद वो फिल्म सबको पसंद आई जी, थी, जी। तो उसके बाद अगली फिल्म के लिए जो उस फिल्म में अभिनय कर रहे थे कलाकार, अगली फिल्म से जुड़े थे, उन्होंने नाम रिकमेंड किया, कोई ऑडिशन नहीं था। उसमें भी मुझे फिल्म फाइटर में भी जो एक कर्नल की वाइफ की भूमिका थी, उसमें हीरोइन की माँ। एक फिल्म फिर थी सिर्फ तेरे लिए, उसमें मुझे भाभी रुखसाना बेगम का कैरेक्टर, और उसके बाद फिर कुलज्योति हिंदी फिल्म थी जिसमें अवतार गिल के अपोजिट कैरेक्टर था। जी। और इस तरह से और भी एक डिब्बाबंद फिल्में हैं जिनका बजट गड़बड़ आ गया, फिल्में पर्दे तक नहीं आ सकी। तो कुल मिला के 7-8 फिल्मों में काम किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी सर। तो आप तो कला की देवी हैं, संपूर्ण रूप में आप कला में समाहित हैं, कला आप में समाहित है। ऐसी शख्सियत के सामने बैठकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आज। जी सर। और मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूँ। अच्छा, आपके कितनी पुस्तक, कितने को शब्दकोश या कितने आपके जो ये कविताओं की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कितनी आ चुकी हैं? जी सर, अभी तक 5 पुस्तकें आ चुकी हैं और 2 पुस्तकें अभी प्रकाशित होने के लिए रखी हैं। जी जी। तो 3 काव्य संग्रह हैं, बादलों से झांकता चांद, कागज़ की पीठ पर, और उसके बाद फिर नमस्ते जी कहानी संग्रह, उसके बाद फिर उपन्यास सैल्यूट, और अभी जो आखिरी था नब्ज़ पर रखी उंगलियां काव्य संग्रह। जी सर, 5 किताबें साया हो चुकी हैं और अभी 2 किताबें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। क्या बात है। आपकी अभी हमने एक कविता भी सुनी जो आपने तरन्नुम में गाई। जी सर। तो आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है। जी सर। तो क्या कभी ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन ने आपकी इस मधुर आवाज़ का लाभ उठाया? जी सर, बिल्कुल। मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर भी रही हूँ चंडीगढ़ में, और वहाँ पर भी रही हूँ। इसके अलावा दूरदर्शन चंडीगढ़ और हिसार और भी मतलब जालंधर मुझे जो है कविता पाठ करने का, गज़ल पढ़ने का मौका बराबर मिलता रहा है। तो कभी उद्घोषिका के रूप में भी आपने काम किया? हाँ जी सर, मैंने ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ में 3 साल किया है काम। अच्छा, उद्घोषिका के रूप हाँ में। सर किया, लेकिन फिर मुझे ये अंदर से होता था कि आवाज़ जा रही है, चेहरा नहीं दिख रहा। फिर मैंने न्यूज़ एंकर का काम किया टीवी पे 2 साल, पंचकुला में एक रूबरू चैनल था, वहाँ 2 साल काम किया। फिर मुझे लगा कि एक बंद कमरे में डिब्बे में बंद है, फिर फिल्मों की तरफ आ गई, फिल्मों में काम किया। लेकिन आत्मसुख अपने लेखन से ही मिलता है। जी जी जी। तो आपने अपने माता पिता के बारे में बताया और परिवार के बारे में बताया। आपके जो भविष्य है परिवार का, बाल गोपाल, वो कितने हैं और उनकी भी क्या साहित्य के प्रति उनका रुझान है? हाँ सर बिल्कुल। बेटा, 3 बच्चे हैं सर, और बेटा अभी जो है इंग्लिश में पोएट्री करता था जी। स्कूल मैगजीन में, वो भी लिखता था, इंग्लिश में पोएट्री करता था। अब वो इंजीनियर है जी। कहाँ पे पोस्टिंग है? सर वो अभी उसने हैदराबाद में ज्वाइन किया, बिट्स पिलानी से बीटेक करके। ओके। तो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। उसके बाद सर बेटियां हैं, 12th अभी पास कर ली है, और DIT देहरादून इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले चुकी है। जी जी। और आपकी दुआओं से सर अब मैं और सुशील जी बच्चों से इस तरह की दिनचर्या की जिम्मेदारी से फ्री होकर साहित्य सृजन में समर्पित होने वाले हैं। जी जी। आप तो हमेशा से समर्पित हैं? नहीं सर, लेकिन मेरी कई बार मजबूरियां हो जाती है, कभी इंटरस्टेट इनविटेशंस आते हैं, एकेडमी बुलाती हैं और 2-4 दिन के लिए जाना होता है, तो मुझे मतलब होता है कि मैं घर छोड़ के या बच्चों को छोड़ के जाने में मुझे बहुत सोचना पड़ता है।
तो मैंने अपना दायरा बढ़ा नहीं पाई। तो इस क्या करके। बच्चों का रुझान भी आपकी जो विधा आपने संभाली है उसकी हाँ तरफ सर, है? बेटियां लिखती हैं, जी। बहुत अच्छा लिखती हैं, और उनकी कलेक्शंस भी हमने इकट्ठी कर रखी है। जी। तो ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन हम उनकी कविताओं को किताब के रूप में प्रकाशित कर क्या पाएंगे। बात है, बहुत माता पिता भी ऐसे मिले उन बच्चों को जो बच्चों के लिए सोचते हैं, और भाग्यशाली है वो माता पिता जी जिनके बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि माँ बाप को कलेक्शन करनी पड़े। जी इससे सर। अच्छी बात नहीं हो सकती। जी सर। और ये बात ये साबित करती है कि हमारी जो कलाएं हैं उनका भविष्य हमेशा सुरक्षित है। तो बहुत बहुत आपका के बारे में जान के हमें अच्छा लगा, और कहीं न कहीं फौज जी सर। और फौजी परिवार आपके पूरे जीवन पर छाया रहा है। जी आपकी सर। फिल्मों में भी फौज का जिस प्रकार से भूमिका है। अच्छा, आप इतनी बड़ी साहित्यकार हैं, साहित्यकारा कहना चाहिए, कवयित्री कहना चाहिए, तो आपको सम्मान भी मिले होंगे। जी सर। तो किस किस सम्मानों को आपसे नवाजा गया है, सम्मान को आपसे नवाजा गया है? जी सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत मौके मिले हैं कि मतलब हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित हूँ। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी से मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कृति अवार्ड से सम्मानित हूँ। इसके अलावा चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से भी सम्मानित हूँ, और इसके अलावा सर मतलब कि बांग्ला साहित्य अकादमी से वहाँ पर भी सम्मानित किया गया, और भी कहीं राजस्थान में भी सुभद्रा कुमारी चौहान अवार्ड से सम्मानित अरे किया वाह, गया। क्या बात है। और सर इस तरह से कई संस्थाओं ने, मतलब स्थानीय संस्थाओं ने और अंतर्राज्यीय संस्थाओं ने सम्मानित किया है। लेकिन सर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, इस सम्मान के बाद लगता है कि अब मतलब और कुछ बहुत बेहतर करना है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो सम्मान आपको मिले हैं तो शोभा सम्मान की बड़ी है। आप जैसा व्यक्तित्व अगर सामने हो तो सम्मान बहुत छोटी चीज़ लगती है, और सही बात यह है कि सम्मान सुशोभित हो रहा है आपको पाकर। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि जीवन में आपको लंबा जीवन दे, आपको दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें, और आप साहित्य जगत की यूं ही हस्ताक्षर बनी रहें, और निरंतर उसके कला की आप सेवा करते रहें, और कभी कभी हमें भी दर्शन दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरा भी सौभाग्य है, आपने मुझे यहाँ आने का, सबके समक्ष रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब हम आपसे रुखसत होते हैं या आप हमसे रुखसत होती हैं तो हम बड़े स्वार्थी हैं। जी सर। हम एक अपना स्मृति चिन्ह दे देते हैं आपको। जी सर। और जब भी वो स्मृति चिन्ह देखती हैं तो आप हमें याद करती हैं। सर हम इस मंच को हमेशा याद रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एक ऐसा मंच है जो हर नवोदित को और वरिष्ठ को सबको बराबर सम्मान देता रहा है, और सम्मान मिलता रहा है सर, और ये हमारा भी सौभाग्य है। क्या बात है। तो आज हम आपको एक सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जी सर। और वो भेंट करके स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं, और आपसे ये विनती कर रहे हैं कि जब भी स्मृति चिन्ह की ओर ध्यान जाए आपका, तो आप नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पटियाला को हमेशा याद करती हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।